हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जी के मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे मराठा स्टेट का सेकंड पार्ट। इसका टाइम पीरियड था 1674 से 1720 एडी तक। सबसे पहले हम बात करेंगे सांबाजी महाराज की। इनका टाइम पीरियड है 1680 से 1689 एडी तक। इनकी माँ थी साईबाई और बालपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था उनका, और इसीलिए उनकी दादी जो कि थी जीजाबाई, उन्होंने उनकी परवरिश की। सांबाजी बड़े बेटे थे शिवाजी के, और उन्होंने राजा राम और जो कि उनके छोटे भाई थे या शिवाजी के छोटे बेटे थे, उनको वॉर ऑफ सक्सेशन में हराया। 8-9 साल की उम्र में ही उन्हें 14 भाषाओं का ज्ञान आ चुका था। वो इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअली साउंड थे। 16 जनवरी 1681 में सांबाजी छत्रपति बने, और छत्रपति बनते ही उन्होंने औरंगजेब पर और बुरहानपुर पर हमला कर दिया और वहां पर रेड की। ये सब देखकर औरंगजेब अपनी विशालकाय सेना लेकर डेक्कन वाला जो एरिया है जहाँ पे सांबाजी रूल कर रहे थे, वहां पर आ गया। और वहां पे उसने शाहबुद्दीन खान को बोला कि आप इनको हराए, इनका जो फोर्ट है वो कैप्चर करे। और शाहबुद्दीन खान ने बड़े प्राइड से बोला था कि ये तो चुटकियों में हो जाएगा, ये मैं कुछ ही समय में कर दूंगा। बट वो फेल हो गया, कॉन्स्टेंटली फेल हुआ। उसके अलावा जब संभाजी दिल्ली गए थे, तब अकबर सेकंड जो कि औरंगजेब का बेटा है और संभाजी, उनके बीच में एक मित्रता हो जाती है। और जो औरंगजेब है, कुछ समय बाद औरंगजेब और अकबर सेकंड की एक बैटल हो जाती है। अकबर सेकंड अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है और वो फेल हो जाता है। उसके बाद वो बैटल छोड़ के भागता है और डायरेक्ट वो संभाजी के पास पहुंचता है, और संभाजी वहां पे अकबर सेकंड को एक प्रोटेक्शन देते हैं। 1687 में एक इम्पॉर्टेंट बैटल होती है, बैटल ऑफ वाई। ये होती है मुगल्स और मराठास के बीच में। जो वाई और महाबलेश्वर के जंगल है, उस एरिया में ये बैटल होती है। इसमें मराठास जीत जाते हैं, लेकिन जो उनका कमांडर इन चीफ है, हम्बीराव मोहिते, उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चल के संभाजी की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है उनके खुद के कोर्ट में, क्योंकि अब जो अंदर के लोग हैं वही संभाजी पर स्पाई करने लगते हैं, उन पर नजर रखने लगते हैं। और इसी कारण फरवरी 1689 को संभाजी को कैप्चर कर लिया जाता है एक मुगल नोबल द्वारा। और संभाजी के साथ जो उनके 25 काउंसलर्स थे संगमेश्वर में, उन्हें भी कैप्चर कर लिया जाता है और बाद में आगे चल के एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सांबाजी के बाद जो नेक्स्ट राजा बने थे वो थे उनके छोटे भाई राजा राम। इनका टाइम पीरियड है 1699 से 1700 एडी तक। राजगढ़ का जो एरिया है, राजगढ़ का जो फोर्ट है, उसके आसपास मुगल आर्मी घेराबंदी कर लेती है, और इसी कारण राजा राम को राजगढ़ से जिंजी भेज दिया जाता है 1689 में, क्योंकि मुगल्स का इन्वेजन हो जाता है वहाँ पे। लेकिन इस कारण जो मुगल्स है वो राजगढ़ को कैप्चर कर लेते हैं, और साथ में संभाजी की जो वाइफ थी उनको और उनके बेटे साहू को, इन सबको मुगल्स कैप्चर कर लेते हैं। फिर राजा राम की डेथ हो जाती है सतारा में, और जिंजी के फॉल के बाद सतारा को कैपिटल बना दिया गया था। जिंजी जो है वो तमिलनाडु में। राजा राम की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अष्ट प्रधान थे, उनमें इन्होंने एक और मिनिस्टर को ऐड किया जिसका नाम था प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब था राजा का रिप्रेजेंटेटिव। ये एक पोस्ट उस पर्सन के लिए थी जो राजा के एब्सेंस में चीज़ों पे या डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करेगा या कुछ मेजर डिसीजंस लेगा जब राजा नहीं होगा। तो ये जो पोस्ट थी, ये सारे अष्ट प्रधान में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे महारानी ताराबाई की। इनका टाइम पीरियड था 1700 से 1707 एडी तक। जब राजा राम की डेथ हुई तो उनके बाद जो उनके माइनर बेटे हैं शिवाजी सेकंड, उनको राजा बनाया गया। लेकिन उनकी गार्डियन कौन थी? जब तक वो एक सर्टेन एज नहीं अटेन कर लेते, तब तक वो शिवाजी सेकंड जो है वो ताराबाई जो कि उनकी माँ है, उनकी गार्डियनशिप के अंडर काम कर रहे थे। ताराबाई बहुत अच्छी घुड़सवार थी और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छी थी, और इन्होंने आगे अपनी लड़ाई जारी रखी मुगल्स के अगेंस्ट में। और ये पर्सनली खुद जाती थी लड़ाई में, उनको लीड करती थी, जो बैटल्स होती थी उनको लीड खुद वो करती थी। क्योंकि ताराबाई इतनी फियर्सफुली मुगल्स के अगेंस्ट में लड़ रही थी, कैंपेन कर रही थी, तो मुगल्स जो थे उनको समझ नहीं आ रहा था इस स्ट्रगल को कैसे रोके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सांबाजी के बेटे हैं शाहू जी, उन्हें रिलीज कर दिया और उनकी माँ को भी रिलीज कर दिया, ताकि वो मराठास को डिवाइड कर पाए। और जैसे ही
शाहू जी को रिलीज किया गया, उसके बाद उन्होंने ताराबाई और शिवाजी टू को चैलेंज किया और इवेंचुअली ताराबाई को साइडलाइन कर दिया गया और अब शाहू जी जो थे वो रूल करने लगे मराठा स्टेट्स पे। अब हम बात करेंगे शाहू या शाहू जी की। इनका टाइम पीरियड है 1707 से 1749 एडी तक। शाहू जी को रिलीज किया मुगल एम्परर बहादुर शाह ने और आगे चल के उनकी लड़ाई या बैटल हुई ताराबाई से और उन्होंने बैटल ऑफ खेड़ जो कि 1700 में हुई थी उसमें ताराबाई को हराया और सतारा वाला जो एरिया है वो कैप्चर किया। लेकिन जो महाराष्ट्र किंगडम का सदर्न पार्ट है उसकी कैपिटल कोल्हापुर थी और वो किसके कंट्रोल में था, वो राजा राम के जो डिसेंडेंट्स थे उनके कंट्रोल में था। शाहू के समय काल में ही जो पेशवास थे वो और ज़्यादा पावरफुल होने लगे, मराठा किंगडम में उनका ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा और पेशवास ने ही जो एम्पायर है उसको कॉन्फिडरेसी, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडरेसी है उस पर बना दिया। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडरेसी क्या होता है कि जो मराठा स्टेट्स हैं वो सब एक कॉन्फिडरेसी जैसा काम करेंगे। मतलब उनकी अगर आपस में जो छोटी मोटी बैटल्स चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर बाहर से कोई हमला करता है जो मराठा नहीं है तो उस टाइम पे सारे मराठास जो है वो एकजुट हो जाएंगे। जितने भी मराठा कॉन्फिडरेसी का पार्ट है, जितने मराठा छोटे छोटे एम्पायर्स है वो सब एक साथ हो जाएंगे और वो जो भी फॉरेन इन्वेजन है या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुगल्स फॉरेन इन्वेजन होगा क्योंकि वो मराठास नहीं है तो उनसे वो सब साथ में मिलके लड़ेंगे। अब हम बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ। इनका टाइम पीरियड था 1730 से 1720 एडी तक और इनको बोला जाता है द फर्स्ट पेशवा। 1713 तक तो पेशवा की पोजीशन ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं थी, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने जब 1712 में पेशवा बने तो उन्होंने इस पोजीशन को बहुत पावरफुल बना दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे और बहुत ही पावरफुल मिलिट्री कमांडर भी थे। तो बालाजी विश्वनाथ के समय पे ये पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसलिए हम इनसे ही आगे पेशवा पढ़ेंगे। और एक और बात, इनके समय तक ये पोस्ट हेरिडिटरी नहीं थी, पेशवा का बेटा पेशवा नहीं बनता था, लेकिन इनके बाद ऐसा हुआ कि लगभग जो पेशवा बना वो इन्हीं के परिवार से थे। इन्होंने एक तरीके से इस पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया। बालाजी विश्वनाथ इतने पावरफुल हो गए थे कि इन्होंने मुगल बादशाह से एक फरमान ले लिया था जिसमें कि इन्हें चौथ और सरदेशमुखी मिलता था डेक्कन का। डेक्कन के जितने भी प्रोविंसेस थे उनसे ये चौथ एंड सरदेशमुखी जो है वो वसूला करते थे। ये वहां जाके वसूल भी नहीं रहे, मतलब इनको जो टैक्सेस है वो सामने से ला के दिए जा रहे हैं, इतने पावरफुल हो गए ये लोग। महाराष्ट्र हैदराबाद वाला जितना भी एरिया था जो औरंगजेब ने जीता था उन सब से चौथ और सरदेशमुखी मराठा वसूल रहे थे अब। और सबसे बड़ी बात, वसूलेगा कौन, वसूल कर कौन दे रहा है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। और वो लोग वसूलेंगे और आगे आके मराठास को सौंप देंगे। इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था जो साहू है उनकी फाइनल विक्ट्री में। और इन्होंने जितने भी मराठा सरदार है लगभग उन सबको साहू की तरफ कर दिया था, इतने अच्छे डिप्लोमेट थे वो। और साथ ही जो सैयद ब्रदर्स थे जिनको किंग मेकर्स बोला जाता था, 1719 में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया सैयद ब्रदर्स के साथ जिसके चलते जो मुगल एम्परर थे फारूक सियार, उन्होंने साहू को एज अ किंग ऑफ स्वराज ऐसा रिकॉग्निशन दिया। थैंक यू।